Now, I'd like to invite Air Marshal Saeed Muhammad Khan. He has served as Assistant Chief of Air Staff, Director General Media at ISI, and Deputy Chief of Air Staff before being appointed as the Vice Chief of Air Marshal. Sir, if you want to stay there and turn on your mic, you can do that as well. Thank you so much. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मंजूर साहब का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने आज इस मुबाहिसे में मुझे भी इनवाइट किया। मैं सर एजाज़ चौधरी का भी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ क्योंकि मेरा और सर एजाज़ का रिश्ता मेरे ख्याल 50 साल पुराना है। मैं इनसे जूनियर होता था पीएफ कॉलेज सरगोदा में 1 साल, और सिंस देन आई हैव ऑलवेज लुक्ड एट हिम एज माय मेंटोर एंड एन एल्डर ब्रदर। मैं चीज़ को वहीं से आगे बढ़ाऊँगा जहाँ से सर एजाज़ ने जिन पॉइंट्स की तरफ निशानदेही की है। और मुझे इस बात का बिल्कुल एहसास है कि जो बच्चियाँ इधर बैठी हैं उनके लिए बहुत लंबा दिन हो गया है, ठीक है ना, क्योंकि इन लड़कों की वजह से आपको बहुत देर इंतज़ार करना पड़ा। सो आई विल ट्राई टू बी एज प्रिसाइज एंड एज शॉर्ट एज पॉसिबल। और हम लिटरली मैं और सर एजाज़ ये चाहेंगे कि आप हमसे यानी कि बहुत इंट्रीगिंग और डीप सवालात करें ताकि जब हम यहाँ से उठें तो हमें भी एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन हो और आप लोगों के दिमाग में भी अगर कोई क्यूरीज़ हैं तो वो हम बड़े होने की हैसियत से क्लियर कर सकें। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये समझाना चाहूँगा एज स्टूडेंट्स ऑफ आईआर कि मार्का हक पाकिस्तान के लिए क्यों इम्पोर्टेंट था और पाकिस्तान ने क्यों इस तरह रिएक्ट किया जिस तरह पाकिस्तान ने 78 ईयर्स तक नहीं किया। देखिए 1998 में एक ऐसी सिचुएशन आई कि पाकिस्तान को एटॉमिक धमाके करने पड़े। हम एटॉमिक धमाका नहीं करना चाहते थे, हमने कोल्ड स्टार्ट 1983 ही में कर लिया था और पूरी दुनिया को पता था कि पाकिस्तान एक सो कॉल्ड न्यूक्लियर पावर है। लेकिन क्योंकि हम एक मुस्लिम कंट्री हैं और 1990 से मुसलमानों को और ख़ास तौर पे इस्लाम को एक एनिमी बना के दुनिया में पेश किया गया है, सो इसलिए दुनिया के लिए बहुत मुश्किल था और एक्सेप्ट करना कि एक मुस्लिम कंट्री जो है वो न्यूक्लियर पावर हो। हमें इस चीज़ का इदराक था और इसी वजह से हम न्यूक्लियर धमाके नहीं करना चाहते थे, लेकिन हालात इस तरह हुए कि हमें करना पड़े। लेकिन 1998 के धमाकों के बाद एक पैरिटी इस इलाके में आ गई। वो पैरिटी ये आ गई कि एक न्यूक्लियर डेटरेंस इस इलाके में कायम हो गया और हम और इंडिया दो वो वाहिद कंट्रीज़ हैं, न्यूक्लियर कंट्रीज़ हैं जिनके बॉर्डर्स मिले हुए हैं। इससे पहले की जितनी कंट्रीज़ थी 7 कंट्रीज़ थी, अगर आप नक्शा देखें तो उनके पास उनके बॉर्डर्स मिले हुए नहीं हैं। मीनिंग देयर बाय कि अगर वो एक दूसरे के ऊपर न्यूक्लियर मिसाइल्स लॉन्च करते हैं तो उस मिसाइल का टाइम इतना होगा कि दूसरी कंट्री जो है फर्स्ट ऑफ ऑल उसको इंफॉर्मेशन मिले, फिर वो डिटेक्ट करे और वो रिस्पॉन्ड कर सके उस न्यूक्लियर रिएक्टर। इसीलिए आपने S-300 और फिर S-400 और फिर थार्ड और फिर आयरन डोम और इस तरह के आपने एयर डिफेंस सिस्टम्स का नाम सुना होगा पिछले 15-20 साल में, क्योंकि ये सारे सिस्टम्स जो हैं ये एंटी बैलिस्टिक मिसाइल या एंटी सैटेलाइट सिस्टम्स हैं, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान अगर न्यूक्लियर मिसाइल्स चलते हैं तो द टाइम वुड बी सम व्हाट लाइक 3 to 5 मिनट्स ओनली। अगर वो सेंट्रल इंडिया से फायर करते हैं लेट्स से टू इस्लामाबाद तो वो टाइम 5 मिनट होगा, अगर वो बॉर्डर से करते हैं तो शायद 3 मिनट होगा, ठीक है ना। अब ये टाइम बहुत कम है फॉर इंफॉर्मेशन डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स, ठीक है ना। इसीलिए 1998 के बाद इंडिया जो है वो कोशिश कर रहा है कि एक कन्वेंशनल डोमेन के नीचे एक उन्होंने नई डोमेन बनाई जिसको कहते हैं सब कन्वेंशनल डोमेन, यानी कि कन्वेंशनल डोमेन के नीचे कि वो उस जगह को देख रहे हैं कि जहां वो पाकिस्तान को प्रेस कर सकते हैं, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा सकते हैं, इतना नुकसान पहुंचाएं कि पाकिस्तान उस नुकसान को बर्दाश्त कर ले और रिएक्ट ना करे विद न्यूक्लियर वेपन्स, ठीक है ना। सो दिस इज नो, हमने 1998 से देखा कि उन्होंने 2000 में हमारे साथ स्टैंड ऑफ किया, उन्होंने 2001 में हमारे साथ स्टैंड ऑफ किया, उन्होंने 2005 में हमारे साथ एक
यानी कि स्टैंड ऑफ किया, 2011 में किया, 2019 में किया और 2025 में किया। अब जब 2025 के अंदर जब ये चीज़ हुई तो पाकिस्तान का, जिसको कहते हैं ना, सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था। कभी वो कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन के साथ आते थे, कभी वो किसी चीज़ के साथ आते थे। पाकिस्तान ने हमेशा कोशिश की कि इस इलाके के अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट ना हो। और जिस तरह सर एजाज ने आप सब लोगों को समझाया कि एक रीजनल डायनेमिक्स होती हैं और एक इंटरनेशनल डायनेमिक्स होती हैं। अब पिछले 25 से 30 साल में, एंड आई वुड से सिंस 1990, जब से वो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस का कॉन्सेप्ट आया है, मुसलमानों को और इस्लामिक कंट्रीज़ को एक बहुत अच्छी निगाह से वेस्टर्न कंट्रीज़ में नहीं देखा जाता। और ये एक इनहेरेंट कोशिश रही है कि मुस्लिम कंट्रीज़ को वीक रखा जाए या डिपेंडेंट रखा जाए। वीक रखा जाए अगर वो हमारी वेसल स्टेट्स नहीं बनती, और डिपेंडेंट रखा जाए अगर वो हमारी वेसल स्टेट्स बन जाती हैं। सो मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने मार्का हक में वो रेड लाइन ड्रॉ कर दी। उन्होंने कहा इनफ इज़ इनफ, हम अब इससे ज़्यादा आपकी बदमाशी या आपकी बुहतान तराशी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सो हम सब पाकिस्तानियों के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमें पता हो कि मार्का हक हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है। पाकिस्तान ने 10 मई 2025 को इंडिया को और पूरी दुनिया को बता दिया कि ये हमारी रेड लाइन है। जब भी कोई ये रेड लाइन क्रॉस करेगा हम रिएक्ट करेंगे। और याद रखिए कि दुनिया में कोई आपकी उस वक्त तक इज्जत नहीं करता जब तक आप अपनी इज्जत खुद नहीं करते। ठीक है, हमारे मुल्क में मैं फिर कहूँगा कि एक सोशल मीडिया और दूसरे मीडियाज़ को इस्तेमाल करके एक हवा बनाई गई, एक इम्प्रेशन बनाया गया कि जो हमारी नई जनरेशन है, ख़ासतौर पे जिसमें आप लोग शामिल हैं या आपसे जो छोटे लोग शामिल हैं, उनको पाकिस्तान से बदज़न किया गया। ये इस तरह की हम स्टेटमेंट सुनते थे कि जी कि पाकिस्तान में क्या है या हमारा फ्यूचर क्या है। ठीक है ना, लेकिन मेरे ख्याल में अब वक्त आ गया था कि इन सब चीज़ों को हेड ऑन टैकल किया जाए, और इसीलिए पाकिस्तान ने मार्का हक को इतना सीरियसली लिया। नाउ कमिंग ओवर टू द मिलिट्री डायमेंशन ऑफ मार्का हक। देखिए, मैं इस्लामिक यूनिवर्सिटी में खड़ा हूँ, तो वो जिस तरह हमारे पीएफ कॉलेज का मोटो होता था, लैसा लिल इंसाना इल्ला मासा, अ मैन ओनली गेट्स दैट फॉर विच ही स्ट्राइव्स। ठीक है ना, आपको ज़िंदगी में सिर्फ वो मिलता है जो आप हासिल करते हैं। सो वेदर वो विक्ट्री हो, मिलिट्री हो, डिप्लोमेटिक हो, इकोनॉमिक हो, अगर आप उसके लिए स्ट्राइव करेंगे तो आपको वो चीज़ मिलेगी। मुसल्ले पे बैठ के दुआएं करने से या अपने ऊपर फूंके मरवाने से कुछ हासिल नहीं होगा। यू हैव टू डू इट योरसेल्फ। ठीक है ना, और पाकिस्तान एयरफोर्स ने इस सबक को 1970s में सीख लिया था। अब मैं आपको एक थोड़ी सी हिस्ट्री बताता हूँ कि वाई पाकिस्तान एयरफोर्स इन 1965 इन 71 इन 1990 इन 2001 इन 2005 2019 और 2025 में हमने हमेशा पाकिस्तान एयरफोर्स ने यानी कि ये इवन इंडियंस भी एग्री करते हैं कि वी वर ऑलवेज सुपीरियर टू देम इन अ कॉन्फ्लिक्ट। और हम इसलिए सुपीरियर नहीं थे कि हम कोई बेहतर जहाज चलाते थे या हमारे नंबर्स उनसे ज़्यादा थे। हमने हमेशा इंडिया को हराया अपनी बेहतर स्ट्रेटजी और अपनी बेहतर प्लानिंग की वजह से, और उसके लिए आपको दिमाग इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है ना, सो पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपनी ह्यूमन रिसोर्स जो है 1970 से लेके टिल 20 आज तक, बल्कि मैं कहूँगा कि उन्होंने अपने ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर इन्वेस्ट किया। आप सब बच्चों ने वो मूवी देखी होगी टॉप गन। अमेरिका ने अपना टॉप गन स्कूल जो है, विच इज़ द हाईएस्ट स्कूल ऑफ लर्निंग फॉर फाइटर पायलट्स इन द यूएसएफ, उन्होंने 1973 में बनाया था, और 1978 में पाकिस्तान ने अपने यहाँ उस स्कूल की बुनियाद रखी। वाई वॉज इट सो इम्पॉर्टेंट? इसलिए कि आप इंडिया को हमेशा हरा सकते थे। हमें यह एहसास था कि हम इंडिया को हरा सकते हैं अगर हम उनसे बेहतर तरीके से जंग लड़ें।
ठीक है ना। एक कन्वेंशनल वॉर क्या होती है कि आर्मी आर्मी से लड़ती है, टैंक्स टैंक से लड़ते हैं, आर्टिलरी आर्टिलरी से लड़ती है, जहाज जहाज से लड़ते हैं, शिप्स शिप से लड़ती हैं, और फिर जिस कंट्री को स्ट्रेंथ होती है उसके पास वो जीत जाती है। लेकिन इसके अंदर एक और बहुत बड़ा डायमेंशन है जिसको जनरली हम ओवरलुक करते हैं। अगर आपने सन त्जू की किताब आर्ट ऑफ वॉर पढ़ी हो तो उससे किसी ने पूछा कि विच इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रैटेजी इन अ वॉर, तो उसने कहा टू विन अ वॉर विदाउट फाइटिंग अ बैटल, कि आप दुश्मन से जीतें बगैर उससे लड़े हुए, ये हाईएस्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रैटेजी है, ठीक है ना। और फिर उससे पूछा कि व्हाट इज दैट हाईएस्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रैटेजी, तो उन्होंने कहा कि कन्विंस हिम दैट ही कैन नॉट फाइट यू, एंड इफ यू कैन कन्विंस हिम देन एन एंट विल विन ओवर एन एलिफेंट, ठीक है ना। कि अगर आपने अपने एनिमी को कन्विंस कर दिया जहनी तौर के ऊपर कि वो आपसे नहीं लड़ सकता, तो वो कितना ही बड़ा हो वो आपसे लड़ नहीं सकेगा। और मैं इसकी एग्जांपल आपको देता हूं, इजराइल ने अरब स्टेट्स के खिलाफ यही पॉलिसी अपनाई 1973 की वॉर के बाद, ठीक है ना। उन्होंने अरबों के दिमाग में डाल दिया ये बात कि यार कि तुम सारे मिलकर भी आ जाओ ना हमारे साथ, तो हम तुमसे बहुत बड़े हैं, हम तुम्हें मारेंगे, हम तुम्हें हर चीज करेंगे। और अब आप ये देख लें कि 1973 के बाद मिडिल ईस्ट या गल्फ स्टेट्स के अंदर क्या कुछ नहीं हुआ, ठीक है ना। इतने छोटे से मुल्क ने उन सबको वो यानी कि जिसको कहते हैं ना नाको नाक चने चबवाए, ठीक है ना। वाई? बिकॉज उन्होंने अरबों को जहनी तौर पे कन्विंस कर दिया कि आप जो है ना हमसे लड़ नहीं सकते। और यही पॉलिसी अब हम लोगों ने इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल की, ठीक है ना। सो जब हमने कॉम्बैट कमांडो स्कूल की बुनियाद रखी तो आपको ये सुन के खुशी होगी कि पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर जो फाइटिंग यूनिट होता है वो एक स्क्वाड्रन होता है, फ्लाइंग स्क्वाड्रन होता है। आपके फ्लाइंग स्क्वाड्रन की जो टॉप 3 पोजीशंस हैं, स्क्वाड्रन कमांडर, फ्लाइट कमांडर ऑपरेशंस, फ्लाइट कमांडर ट्रेनिंग, जब तक आप कॉम्बैट कमांडो स्कूल के ग्रेजुएट ना हो, आप अपने फाइटर स्क्वाड्रन को कमांड नहीं कर सकते या आप उनकी ट्रेनिंग के अंदर शामिल नहीं हो सकते। सो इसका मतलब यह हुआ कि एक आपके पास इंस्टीट्यूशन था जो आपको टैक्टिक्स, स्ट्रैटेजी और एम्प्लॉयमेंट टेक्निक समझाता है, और आप आके फिर उसको स्क्वाड्रन्स में यूनिफॉर्मली सारे स्क्वाड्रन्स के अंदर वही टेक्निक्स और टैक्टिक्स फ्लाई की जाती है। किसी भी चीज को परफेक्शन हासिल करने के लिए, ठीक है ना, आपको कॉन्टिन्यूअस मेहनत करनी पड़ती है। अब कंप्यूटर्स के बारे में ना अगर आप लोग तो खैर यंग हैं, लेकिन मैं और सर एजाज और आई एम श्योर मंजूर साहब इस चीज़ को याद रखेंगे कि जब विंडोज़ आई ना बेटा, तो वो जो आपको किताब मिलती थी ना, वो जो उसका बुकलेट होती थी, उस पर लिखा होता था विंडोज़ फॉर डमीज़, ठीक है ना। तो किसी ने उससे पूछा कि यार ये तुमने क्या किताब निकाली है विंडोज़ फॉर डमीज़। उसने कहा कि एक्चुअली आई हैव मेड अ प्रोग्राम कि इट शुड बी फॉर द डमीज। अगर हमारे मुआशरे का सबसे डम इंसान जो है ना ये प्रोग्राम चला सकता है तो अक्लमंद तो चला ही लेगा, ठीक है ना। सो विंडोज की सक्सेस का एक वजह ये थी कि इट वाज मेंट टू बी फॉर एवरीवन, ठीक है ना। और जब आप किसी चीज को इंप्लीमेंट करते हैं तो आप जो अपना जो वीकेस्ट लिंक इन द चेन होता है ना उसके ऊपर काम करते हैं। अगर आपने चेन को मजबूत रखना है तो आप वीकेस्ट लिंक को सेफ गार्ड करते हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट लिंक को नहीं सेफ गार्ड करते, ठीक है ना। सो दिस इज द वे जंगें भी लड़ी जाती हैं। बाय 2005-2006 हम लोगों को ये पाकिस्तान एयरफोर्स में एहसास हो रहा था कि जो हम कॉम्बैट कमांडो स्कूल में पिछले 25-30 साल से सिखा रहे हैं वो चीज़ें अब शायद आउटडेटेड होती जा रही हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से तरक्की कर रही थी। देखें, मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं जब 2003 में साउथ अफ्रीका गया तो उस ज़माने में ना इतना बड़ा मोबाइल होता था और इतना मोटा होता था, और हम शीशा नीचे करके गर्दन बाहर निकाल के करते थे ताकि पूरी दुनिया देखे कि हमारे पास मोबाइल है, ठीक है ना। लेकिन अब आप देखें कि मोबाइल छोटे से छोटा से छोटा, क्योंकि मिनिएचराइजेशन होती जा रही है। और ये सबसे ज़्यादा बच्चों जो मिनिएचराइजेशन आई
ये एविएशन टेक्नोलॉजी में। और इसीलिए आप देखेंगे आपको F-16 जैसे जहाज़ आए जो एक मॉड्यूलर कॉन्सेप्ट लेकर आए। और मॉड्यूलर कॉन्सेप्ट क्या था कि जैसे अगर आपने अपने जहाज़ को अपग्रेड करना है तो आप जो है क्या कहते हैं, बजाय कि आप पूरे जहाज़ को तब्दील करें, आप एक डब्बा निकालें, उसके अंदर दूसरा डब्बा डाल दें, वो डब्बा उसी साइज़ का होगा जिस तरह से आपने निकाला है। और क्योंकि उस डब्बे के अंदर एक मिनिएचराइज्ड कंप्यूटर चिप बेहतर लगी होगी तो आपके जहाज़ की परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी। सो इसी बेसिस के ऊपर पाकिस्तान एयरफोर्स ने 2012 में एक नए स्कूल ऑफ हायर लर्निंग की बुनियाद रखी जिसको हम कहते हैं ACE, एयर पावर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। आपको ये भी सुन के बहुत खुशी होगी कि इस तरह का जो स्कूल है वो दुनिया में कहीं और नहीं, ना यूसेफ में है, ना चाइना में है, ना रशिया में है, जो 3 बड़े ममालिक हैं। और यहाँ हम लोगों ने जो जब आप कॉम्बैट कमांडर स्कूल से ग्रेजुएट होते हैं और आप अपना टेन्योर यानी कि पोस्टिंग टेन्योर पूरा कर लेते हैं तो जो अच्छे इंस्ट्रक्टर्स या स्क्वाड्रन कमांडर्स होते हैं आप उनको एस के अंदर हम लोग पोस्ट कर देते हैं ताकि वो फिर एयर स्टाफ को बताएं कि कौन से वेपन्स खरीदने चाहिए, जंग किस तरफ जा रही है और हमें अपने पायलट्स, एयर डिफेंस कंट्रोलर्स और इंजीनियर्स को किस तरह ट्रेन करना चाहिए। आपको हैरानी होगी बच्चों ये सुन के कि पाकिस्तान एयरफोर्स हर साल 5 PhDs और 10 मास्टर्स कराती है अपने इंजीनियर्स को उन डोमेन्स में जो कि हमारी इंजीनियरिंग ब्रांच खुद डिफाइन करती है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम कहते हैं, देखिए आज हमारा फख्र जो है वो JF-17 है, ठीक है ना। अब JF-17 एक वो वाहिद एयरफोर्स है दुनिया में जिसमें दुनिया की सारी बड़ी एयरफोर्सेस शामिल हैं जिन्होंने कोशिश की जहाज बनाने की लेकिन फेल। और उनके अंदर कौन है? इजराइल, UK, फ्रांस एंड जर्मनी। उन्होंने अपने जहाज 2000 में बनाना शुरू किए लेकिन उन सब ने अपनी यानी कि इस कोशिश को यानी कि रोक दिया क्योंकि वो नहीं बना पा रहे थे। और सिर्फ 2 कंट्रीज़ ने इसके ऊपर कंटिन्यू किया, एक पाकिस्तान ने और एक इंडिया ने। और अब आप देख लें अल्हम्दुलिल्लाह जब हमने कोई 20-22 साल की मेहनत के बाद आज JF-17 पूरी दुनिया में उसकी धाक बैठी हुई है और इंडिया का जो जहाज़ है तेजाज वो अभी तक ऑपरेशनलाइज भी नहीं हुआ, ठीक है ना। जिसका मतलब ये हुआ कि इस फील्ड में भी हम इंडिया से एटलीस्ट 10 से 15 साल आगे हैं। और पता नहीं 10 से 15 साल बाद टेक्नोलॉजी क्या होगी और जहाज़ के अंदर आपको क्या कैपेबिलिटी चाहिए होगी। सो पाकिस्तान ये जो था ना, ये पाकिस्तान एयरफोर्स की स्ट्रेंथ थी। वो जो स्कूल है एस, उसने 2015 में हमें बताया कि सर अगर आप लोगों ने इंडिया का मुकाबला करना है, क्योंकि वो राफेल्स भी ले रहे हैं, वो Su-30 MKIs भी ले रहे हैं, वो मिराज 2000s को अपग्रेड करके मिराज 2000-5 भी बना रहे हैं। और अगर उन्होंने एक लंबी लिस्ट हमें बताई कि अगर आपने इंडिया का मुकाबला करना है तो आपको इंडिया से इस तरह जंग लड़नी पड़ेगी जिस तरह आज तक दुनिया में किसी ने जंग नहीं लड़ी। तो हमने कहा बताएं कि क्या है। सो उन्होंने फिर हमें एडवाइस किया कि आप ये डोमेन्स बनाएं जो आपने अब मेरे ख्याल मार्का हक के बाद पूरे हर पाकिस्तानी को पता है कि मल्टी डोमेन ऑपरेशंस हुए थे, किलर यानी कि चेन्स बनी थी। लेकिन आपको ये समझने की ज़रूरत है कि ये जो डोमेन्स थी ये आज नहीं बनी थी। ये डोमेन्स, इसकी बुनियाद जो है ना वो रख दी गई थी 2015 में। और जो एयर चीफ मार्शल ज़हीर हैं, जब उन्होंने मार्च 2021 में टेक ओवर किया तो उन्होंने वो जो सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस हम लोगों ने बनाए थे उनको अपग्रेड कर दिया टू कमांड्स। कमांड्स मीन्स इंस्टीट्यूशंस जिनके पास इंडिपेंडेंट फंडिंग और इंडिपेंडेंट थिंकिंग होती है या डिसीजन मेकिंग होती है। सो उन्होंने 4 नई कमांड्स की पाकिस्तान एयरफोर्स ने बुनियाद रखी। स्पेस कमांड, साइबर कमांड, EW कमांड एंड पफ, पाकिस्तान अनमैन्ड फोर्स। अब आप ये देखें, एक स्टैंडर्ड एयरफोर्स जो है जो इंडिया में आज भी है, जहाज हैं, एयर डिफेंस वेपन्स हैं। और पाकिस्तान ने और डोमेन्स बनाई जिसके अंदर स्पेस, साइबर, EW
और अनमैन्ड का मतलब ड्रोन्स, यूएवीज एंड यूकैव्स, यानी कि अनमैन्ड कॉम्बैट एयर व्हीकल्स, ठीक है। सो ये जब आपने डोमेन्स बनाई तो आप ऑल्दो टेक्नोलॉजिकली इंडिया के साथ एट पार थे, लेकिन अब आप जंग को उस जगह लेके जा रहे थे कि जहां इंडिया के पास कोई एक्सपर्टीज लेवल ही नहीं था, ठीक है ना। और अगर हम कहें कि एज ऑफ टुडे किसके पास बेहतर जहाज हैं, इंडिया के पास बेहतर जहाज हैं। किसके पास बेहतर मिसाइल हैं, इंडिया के पास बेहतर मिसाइल है। किसके पास बेहतर एयर डिफेंस सिस्टम है, इंडिया के पास बेहतर एयर डिफेंस सिस्टम है। लेकिन किसके पास बेहतरीन दिमाग है, पाकिस्तानियों के पास बेहतरीन दिमाग है। किसकी स्ट्रैटेजी बेहतर थी, पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी बेहतर थी। हु वन द वॉर, पाकिस्तान वन द वॉर। सो लेसन लर्न्ड कि आप जो है क्या कहते हैं, यू कैन in any conflict it is the mind which wins over the machine. So जो कंट्रीज अपनी माइंड के ऊपर इन्वेस्ट करती हैं वो कंट्रीज सक्सेसफुल होती हैं। अब इस वक्त पाकिस्तान की वैल्यू क्यों है एज अ मिलिट्री, इसलिए कि आपने जो कुछ किया वो आपने इंडिजिनस एबिलिटीज के साथ किया। ना आप अमेरिका, ना चाइना, ना रशिया, ना दुनिया की किसी कंट्री पे डिपेंडेंट थे फॉर दैट कैपेबिलिटी जो आपने उस दिन शो की। वो मैं आपको अभी थोड़ी देर 1 मिनट के बाद बताता हूँ कि वो कैपेबिलिटी किस तरह हमने की। लेकिन मैं आपको ये कॉन्फिडेंस देना चाहता हूँ और ये फख्र देना चाहता हूँ एज अ सोल्जर ऑफ पाकिस्तान कि जो भी हमने उस दिन किया वो हमारा खुद बनाया हुआ था। देयर वाज नथिंग दैट वी हैड इंपोर्टेड फ्रॉम अनदर कंट्री। और इंडिया ने उस दिन जो कुछ एम्प्लॉय किया उनका कुछ भी खुद नहीं बना हुआ था, वो सारी चीज़ें उन्होंने इंपोर्ट की थी दूसरी कंट्री से। ये वो मेजर फ़र्क था पाकिस्तान एयरफोर्स में और इंडियन एयरफोर्स में, या पाकिस्तान में या इंडिया में। सो आप लोगों को ना एज पाकिस्तानीज अपने ऊपर बहुत फ़ख्र होना चाहिए कि आज हमने ये जो मिलिट्री रिस्पेक्ट दुनिया में हासिल की है ये हमारी सिर्फ एक जंग जीतने की वजह से नहीं हुई, उस जंग के अंदर लोगों ने जो हमारी कैपेबिलिटी देखी है उसको हुई। नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन कि हमने मार के हक में 6 और 7 की दरमियानी रात को और 10 तारीख को क्या किया। मैं इसमें आई एम श्योर कि आप लोग टीवी देखते हैं, आपके पास सोशल मीडिया एक्सेस है, आपको तकरीबन सब कुछ ही पता है, लेकिन मैं आपको सिर्फ उन पॉइंट्स की रोशनी में ये चीज़ें समझाने की कोशिश करूंगा जिन पॉइंट्स की तरफ मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। 6 और 7 को सर, जिस तरह सर एजाज ने बताया और नगमाना ने बताया कि हम लोग जो हैं वी वर नॉट द अग्रेसर्स, वी वर द डिफेंडर्स ऑफ आवर कंट्री, ठीक है ना। सो जब इंडिया ने हमारे ऊपर अटैक किया तो उन्होंने ये एक्सपेक्ट कर रहे थे वो ये कि जिस तरह 2019 में हमने एक जिसको कहते हैं ना कि एक हम सबड्यूड रिस्पॉन्स हमने शो किया था, इसी तरह वो हमारे मदारिस के ऊपर, वो हमारे मसाजिद के ऊपर, वो हमारे बेगुनाह लोगों के ऊपर हिट करेंगे और हम बिल्कुल आराम से उस चीज़ को पी लेंगे, कहेंगे 1-2 स्टेटमेंट्स देंगे और जो है ना वो हो जाएगा। उनको ये एहसास नहीं था कि लेकिन क्योंकि उनके दिमाग के ऊपर अभिनंदन वाला वाकया जो है वो बहुत डोमिनेंट था, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने 82 एयरक्राफ्ट एयरबोर्न किए और उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ एक वॉल बनाई। वॉल का मतलब ये हुआ कि ज़मीन से लेके 50,000 फुट तक उनके जहाज़ ही जहाज़ खड़े हुए थे और ये जो इलाका था कॉम्बैट एरिया, ये तकरीबन 400 से लेके 300 किलोमीटर के दरमियान मुहित था। सो आपके पास एक दीवार थी, उस दीवार के अंदर से उनके स्ट्राइक एयरक्राफ्ट निकले और उन्होंने हमारे मुल्क के अंदर, उन्होंने मुरीद के और जो हमारे कश्मीर के अंदर उन्होंने 4 टारगेट्स और पाकिस्तान के अंदर 3 टारगेट्स को हिट किया। सो जब उन्होंने और उनका ऑब्जेक्टिव क्या था, उनका ऑब्जेक्टिव ये था कि जब ये जहाज़ हमारे स्ट्राइक कर रहे होंगे तो पाकिस्तान को तो पता होगा, क्योंकि उनको पाकिस्तान एयरफोर्स की कैपेबिलिटी का पता है। सो जब पाकिस्तान के जहाज़ आएंगे तो हमारे ये जो हमने वॉल बनाई हुई है इसमें से जहाज़ निकलेंगे और इन जहाज़ों को इंगेज करेंगे, और वो ये चाह रहे थे कि किसी तरह हमारा एक जहाज़ उनके टेरिटरी में गिर जाए ताकि वो अभिनंदन का बदला ले सके।
लेकिन पाकिस्तान एयरफोर्स ने कहा इस तरह तो हमने जंग नहीं लड़ी, ठीक है ना। सो जब हमने ये वॉल खड़ी हुई देखी तो जो एयर चीफ मार्शल ज़हीर हैं और उनकी जो टीम है कमांड सेंटर में, उन्होंने ये जो डोमेन्स मैंने आपको बताई उनको एक्टिवेट किया। अब उन डोमेन्स ने क्या किया, देखिए सबसे पहले स्पेस डोमेन की बात करता हूं। पाकिस्तान एयरफोर्स उन चंद एयरफोर्सेस में से है जिनके पास अपने सैटेलाइट्स हैं, और ये सैटेलाइट्स हमने पिछले 7 से 8 साल के दरमियान खुद लॉन्च किए, ठीक है ना। और इनका बेसिकली मकसद क्या है कि मैं अभी आपको समझाऊं। सो सैटेलाइट्स के साथ हमें एक पूरे पिक्चर की एक मिल गई, क्योंकि आपके पास कोई ऐसा जहाज या सिस्टम नहीं है जो 300 से 400 किलोमीटर के एरिया के ऊपर आपको जो है ना पूरी सिचुएशन अवेयरनेस दे। सो वो आपको सिर्फ जब ऊपर से आपको क्या कहते हैं एक सैटेलाइट पिक्चर मिलती है तो आपको ये पूरी सिचुएशन समझ में आती है। आई होप आई एम नॉट गोइंग इनटू टू मेनी डिटेल्स टू बोर यू पीपल अप, ठीक है। सो सबसे पहले हमने जब ये इंफॉर्मेशन आई और हमें पता चला कि एक वॉल बनी हुई है, तो सबसे पहले पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपनी साइबर कमांड को कहा कि जी कि आप जो है ना गेट एक्टिव। तो साइबर कमांड ने क्या किया, साइबर कमांड ने जितने कम्युनिकेशन लिंक्स थे ना इंडिया के अंदर 200 किलोमीटर्स एंड टुवर्ड्स द बॉर्डर, वो सारे लिंक्स जैम कर दिए या उनको डिसरप्ट कर दिया। अब वो लिंक्स क्या थे, फ्रॉम द पायलट टू द एयर डिफेंस कंट्रोलर, एयर डिफेंस कंट्रोलर टू द कमांड सेंटर, कमांड सेंटर टू द पायलट, पायलट टू द सैटेलाइट, जो इंडियन सैटेलाइट्स भी थी ना। तो ये जो सारे कम्युनिकेशन लिंक्स थे ना वो पाकिस्तान एयरफोर्स ने जैम कर दिया हमारी साइबर कमांड ने। अब जब वो जैम हो गए तो पायलट्स को कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं आ रही थी, ठीक है ना, क्योंकि ये लिंक्स इसलिए बनते हैं क्योंकि वो जो लिंक था, जिस तरह वो लिंक वॉजन जो इंडिया लिंक इस्तेमाल कर रहा था वो कोई 5-6 लिंक इस्तेमाल कर रहा था। मैं अभी आपको लिंक समझाता हूं जरा। इसी तरह जो हमारी ईडब्ल्यू कमांड थी, उन्होंने जितने उनके रेडार्स थे, एयरबोर्न रेडार हो या ग्राउंड रेडार हो, उन सबको जैम कर दिया या डिग्रेड कर दिया, ठीक है ना। जिसका मतलब ये हुआ कि अब उनको हमारे जहाज नजर आ रहे थे नहीं आ रहे थे, कंफ्यूजन थी, क्योंकि एयर बैटल के अंदर 5 से 6 मिनट एक जिंदगी है, 5 से 6 मिनट में हर चीज डिसाइड हो जाती है, ठीक है ना। सो हमारी साइबर कमांड ने कम्युनिकेशन लिंक्स को जैम कर दिया, हमारी ईडब्ल्यू कमांड ने जो रेडार्स हैं और जितने कमांड सेंटर्स हैं और सैटेलाइट्स हैं उनको जैम कर दिया, और एक टोटल कंफ्यूजन उधर फैल गई, ठीक है ना। अच्छा, अब जो था ना इंडिया के पास जो सबसे इफेक्टिव मिसाइल था ना वो था मीटियोर, जो उन्होंने इसके ऊपर रखा हुआ था, क्या कहते हैं, राफेल के ऊपर, और हमारे पास था PL-15। दोनों के अंदर ना कोई सिर्फ 25 से 30 किलोमीटर का फर्क है। उनका मीटियोर कोई 150 किलोमीटर का है, हमारा 180 से लेके 200 किलोमीटर का है। पाकिस्तान एयरफोर्स ने उस दिन ऑन दी 7th, अच्छा, इंडिया अपने जहाज़ों को उस 150 किलोमीटर वाली लाइन से पीछे पीछे रख रहा था। हमारे जहाज़ आगे आते थे, उनके जहाज़ पीछे चले जाते थे। ना हम अपना बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे ना वो अपना बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे, और हम अगर पीछे हटते थे तो उनके जहाज़ आगे आना शुरू हो जाते थे, लेकिन हम सब के दरमियान एक कोई 150 किलोमीटर का गैप था। अब इसका मतलब ये हो कि दोनों में से कोई भी है ना एक दूसरे के ऊपर BVR फायर नहीं कर सकता, ठीक है ना। सो पाकिस्तान एयरफोर्स केम अप विद अ न्यू स्ट्रैटेजी, अ स्ट्रैटेजी विच हैज नेवर बीन एम्प्लॉयड एवर इन द वर्ल्ड, ठीक है ना। और हमने अपने BVR मिसाइल्स को लॉन्च किया थ्रू सैटेलाइट कमांड। जो हमारा मिसाइल था PL-15, उसकी मैक्स रेंज है कोई 200 किलोमीटर। वो जो है OEM या ये कहते हैं ना, जो मैन्युफैक्चरर है, वो ये कहते हैं कि सर 180 के ऊपर हम आप एश्योरेंस देते हैं कि जहाज मिसाइल जाएगा, लेकिन क्योंकि प्रोपल्शन रॉकेट लगा हुआ है तो इट कैन गो टिल 200 किलोमीटर ऑल्सो, 20 किलोमीटर शायद और आगे चला जाए। हमने सैटेलाइट्स के थ्रू अपने मिसाइल को फायर किया, उस मिसाइल को टेक ओवर किया हमारे AEWs ने, एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट ने, और हम उस मिसाइल को लेके चले जब तक उस मिसाइल ने मिड कोर्स अपडेट, एक चीज़ होती है जब मिसाइल अपने आप को खुद अपडेट करता है और उसका मिसाइल का रेडार खुद ऑन हो जाता है। हम उस मिसाइल को लेके उस वक्त तक चला हमारा AEW जब तक मिसाइल का रेडार खुद ऑन नहीं हो गया,
और क्या कहते हैं, जब उसने टारगेट को पिक कर लिया, पायलट ने उसको कंफर्म किया कि हाँ यही वो टारगेट है जिसकी तरफ आपको फायर कराया गया है, सो उस मिसाइल ने उसके बाद टेक ओवर कर लिया। और आपको सुन के बड़ी खुशी होगी कि पाकिस्तान ने जब पहला राफेल गिराया है तो वो 198 किलोमीटर्स के ऊपर गिराया है। ठीक है ना, कि इंडियन पायलट्स ना वो जमीन से बात कर पा रहे थे, ना उनके रेडार्स काम कर रहे थे, ना उनके कमांडर्स उनको कुछ बता पा रहे थे, और सबसे ज्यादा ये कि उनको उस जगह हिट किया जा रहा था जहां वो तो कह रहे थे कि हम तो अपने मुल्क के अंदर हैं, हम तो पीछे हैं, अभी तो हम अपने यानी कि जिसको कहते हैं बेस के ऊपर फ्लाई कर रहे हैं, और ये हम कहां से गिर रहे हैं। ठीक है ना, और विद इन 30 मिनट्स पाकिस्तान एयरफोर्स ने तकरीबन उनके 6 एयरक्राफ्ट को तबाह कर दिया। और जिस तरह सर एजाज बता रहे हैं, देयर वर 20 एयरक्राफ्ट ऑन आवर रेडार, और जो है क्या कहते हैं कमांडर्स को यानी कि फील्ड मार्शल ने और मेरे ख्याल एयर चीफ मार्शल ने बहुत सही डिसीजन लिया कि अब बेहतर है कि इससे ज़्यादा जहाज़ ना गिराए जाएं, ये ना हो कि क्या कहते हैं कि इंडिया जो है वो अपने न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर जाए, और कहीं ये जंग जो है फ्रॉम अ कन्वेंशनल वॉर में नॉट टर्न इनटू अ न्यूक्लियर वॉर। सो 6th और 7th को हमने बिल्कुल, अच्छा जब ये सारी कंफ्यूजन हो गई और इंडिया को कुछ समझ में नहीं आया कि क्या हुआ, तो उन्होंने अपने 80 के 80 जहाज़ों कहा कि फौरन लैंड कर जाओ। उनके सारे जहाज लैंड कर गए, उनको सिर्फ उनके अंदर पेट्रोल डाला गया और उन सारे जहाज़ों को 3rd टियर बेसिस पे ग्वालियर, दिल्ली उधर भेज दिया गया। और फॉर द नेक्स्ट 3 डेज इंडियन एयरफोर्स ने कोई राफेल नहीं उड़ाया, उन्होंने कोई तेजस जो है वॉर के अंदर इंडक्ट नहीं किए, और वो सिर्फ अपने डिफेंसिव फ्लाइंग करते रहे। सो आपकी एयरफोर्स ने अल्हम्दुलिल्लाह कोई 2 घंटे के अंदर उनकी पूरी एयरफोर्स को जीरो कर दिया। सो ये आप देखें कि दिस इज, जिस तरह मैं आपसे कहते ना कि संजू कहते हैं कि द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रेटजी इज दैट यू डू नॉट लेट योर एनिमी फाइट अगेंस्ट यू। सो वी डिड नॉट लेट द इंडियंस फाइट अगेंस्ट अस। वो चाह रहे थे कि जहाज़ों के खिलाफ लड़ें, वो तैयार होकर आए थे कि आज हम पाकिस्तानी जहाज को गिराएंगे। पाकिस्तानी जहाज़ों ने तो उनके साथ लड़े ही नहीं। सो दिस इज व्हाट वाज द बेटर स्ट्रेटजी। आई जस्ट फिनिश इट इसमें ऑन द वॉर इटसेल्फ कि व्हाट इज द लिंक। अगेन मैं ये बात सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि मैं आपको ये प्राइड देना चाहता हूं कि आप लोग कितनी अच्छी कौम से आपका ताल्लुक है। देखिए, व्हाट इज अ लिंक? अ लिंक इज द लैंग्वेज और द मीडियम थ्रू विच यू टॉक टू अ वेपन। जब पायलट होता है, जब आप एक कमांड सेंटर के अंदर आते हैं इस तरह ना, तो आपके पास, जैसे पाकिस्तान की मैं एग्जांपल देता हूं, हमारे पास अमेरिकन F-16 है, हमारे पास फ्रेंच मिराजेस हैं, हमारे पास चाइनीज़ F-6s, F-7s हैं। ठीक है ना, इंडिया के पास इसी तरह रशियन एयरक्राफ्ट हैं, फ्रेंच एयरक्राफ्ट हैं, और उनके अपने एयरक्राफ्ट हैं। जो ब्राह्मोस है, जैसे इज़ अ रशियन वेपन सिस्टम, इसी तरह S-400 इज़ अ रशियन वेपन सिस्टम। It cannot talk to Mirage 2000, or it can talk through a normal radio, but it cannot pass on information on link. जैसे लिंक होता है कि जैसे आप एक मोबाइल को दूसरे मोबाइल से सिर्फ इस तरह जोड़ते हैं और डेटा यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो जाता है। सो दिस इज नोन एज अ लिंक। ठीक है ना। Pakistan Air Force is again the second Air Force in the world which has created its own link. और उस लिंक बनाने का फायदा ये हुआ है कि हमारे पास जितने वेपन्स हैं, बेशक वो यूक्रेन के हों, बेशक वो चाइना के हों, बेशक वो अमेरिका के हों, वो सारे या फ्रांस के हों, वो सारे जो है ना वो एक ज़बान बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके 4 प्रोविंसेस हैं, हर एक की अपनी ज़बान है, लेकिन अगर एक कोई बंदा उर्दू बोलता है तो वो हर प्रोविंस में जाके उसकी बात को समझा जा सकता है। इसी तरह एक लिंक, अमेरिका ने लिंक 16 बनाया है और उनके नेटो के जितने एयरक्राफ्ट और वेपन्स हैं वो लिंक 16 के ऊपर हैं, और पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह लिंक 17 बनाया है, और उसकी वजह से हमारे सारे वेपन्स जो है ना वो एक उसके ऊपर हैं। अब क्योंकि वो लिंक हमारा है तो आप उसको जैम ही नहीं कर सकते, क्योंकि एंटी जैमिंग हमारे हाथ में।
आप उसको जैम करेंगे, हम एंटी जैमिंग लगाएंगे, आप एंटी जैमिंग के अगेंस्ट जाएंगे, हम एंटी जैमिंग लगाएंगे। सो हर चीज हमारे अपने हाथ में। सो दिस इज द ब्रेन व्हाट पाकिस्तानीज है। जो मैंने आपसे कहा था ना कि पाकिस्तान एयरफोर्स पिछले 25-30 साल से PhDs और मास्टर्स इंजीनियर्स बना रही है, वो इसी चीज़ों के लिए। अब ये लिंक रातों रात नहीं बना, कोई 10-12 साल पहले लोगों ने सोचा, उस वक्त से काम होना शुरू हुआ, और आज उसके बाद कहीं 5-6 साल पहले बना। उसके बाद पायलट्स, एयर डिफेंस कंट्रोलर्स, हर एक को ट्रेनिंग दी गई, ताकि अगर ये जंग हो, अगर कोई जंग हो, तो स्पॉटलेसली और फ्लॉलेसली उस चीज़ को एम्प्लॉय किया जाए। सो यू ऑल पीपल शुड बी वेरी वेरी प्राउड ऑफ पाकिस्तान। ठीक है ना? आई विल नाउ कंक्लूड बाय सेइंग दैट कि क्या हम मार्का हक जो है क्या ख़त्म हो गए, जिस तरह सर एजाज ने कहा। मेरे ख्याल में मार्का हक ख़त्म नहीं हुआ, हम अभी भी मार्का हक के अंदर हैं। पहले डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, अब एक इनडायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। लेकिन ये जो हमें आज हम देखते हैं कि पाकिस्तान को इतनी बहुत ज़्यादा इज्जत मिली हुई है दुनिया में, कि पूरी दुनिया कहती है कि जी सालसी के लिए है तो कोई एक ही मुल्क है और वो है पाकिस्तान। तो क्या ये हम रातों रात कोई बहुत अक्लमंद हो गए या बहुत फेवरेट हो गए? नहीं। हमेशा याद रखें कि दुनिया जो है ना, वो ताकतवर के साथ खड़ी होती है। अमेरिका के साथ दुनिया इसलिए खड़ी है कि वो दुनिया का ताकतवर तरीन मुल्क है। इन चाइना के साथ क्यों नहीं खड़ी होती आज? क्योंकि ऑल्दो चाइना उसके साथ उतना ही स्ट्रांग है, लेकिन वो अपने आप को जाहिर नहीं करता। वो एक मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में अपने आप को अमेरिका के सामने लेके नहीं आ रहा। सो अमेरिका कंटिन्यूज टू स्टे द सोल सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड। ये जो हमारी डिप्लोमेटिक कम्युनिटी ने और ख़ासतौर पर हमारे मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने जो इतना खूबसूरती से हमारी इमेज को बिल्डअप किया है पिछले 5-6 महीनों में, इट इज़ बिकॉज ऑफ द मिलिट्री विक्ट्री दैट वाज अचीव्ड इन May 2025। पीपल रियलाइज्ड कि ये वो मुल्क नहीं है जो हम समझते थे। ये बड़े पढ़े लिखे लोगों का मुल्क है, ये बड़े बुर्दबार और सोचने वाले लोगों का मुल्क है। और मैं यही मैसेज दे के इस चीज़ को ख़त्म करना चाहता हूँ कि आप लोग जो हैं प्लीज़ अपने आप पर फ़ख्र करें, क्योंकि आप अपने ऊपर फ़ख्र करेंगे तो दुनिया आप पे फ़ख्र करेगी। और आप पाकिस्तान से मोहब्बत करें, क्योंकि आप पाकिस्तान से मोहब्बत करेंगे तो दुनिया पाकिस्तान से मोहब्बत करेगी। सो ठीक है। सो आई विल फिनिश द टॉक हियर, आई थिंक and we will look forward to the question answer sessions अगर आप लोगों के कोई आंसर्स। थैंक यू वेरी मच।